अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज की हमारे ये लेक्चर है कश्मीर इशू ऑफ पाकिस्तान पे। अब देखो, कश्मीर इशू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कश्मीर इशू काफ़ी ज़्यादा हीटेड है और हमेशा से हम इसमें क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड देखेंगे कश्मीर इशू का और हम मेनली जो फोकस करेंगे वो करेंगे कि इश्यूज़ कश्मीर इशू के क्या है, मतलब उसके मेन प्रॉब्लम्स क्या है, किस तरह से वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकते हैं और हमें एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है। आप इसको जितनी डेप्थ में जाना चाहेंगे वो उतनी डेप्थ में जाया जा सकता है, बट इसको हमने इस तरह से करना है जो कि बड़े टारगेटेड तरीके से हम कश्मीर इशू को करें और प्रॉबली ऑब्वियसली फ्रॉम द पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव। चलें हम शुरू करते हैं। जो सबसे पहले देखो समझना ज़रूरी है कि कश्मीर की जियोग्राफी क्या है। कश्मीर जब 1947 के अंदर आपका कश्मीर जो का इशू स्टार्ट हुआ, अभी हम इससे पहले की भी बात करते हैं, तो आपका ये इशू एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी का इशू उधर से बन गया। हाउएवर ये इशू सिर्फ डिस्प्यूटेड टेरिटरी का नहीं है, ये इशू इंटरनेशनल लॉ का भी इशू है, ये इशू ह्यूमन राइट्स का भी इशू है, ये इशू एक एक्सटर्नल प्रॉक्सी वॉर का भी इशू एक तरह से कंसिडर किया जा सकता है। तो आज हम इसको देखते हैं और हम वापस इस स्लाइड के ऊपर आएंगे। जो कश्मीर का बैकग्राउंड है, कश्मीर जब पंजाब की एनेक्सेशन हुई तो ब्रिटिश ने गुलाब सिंह डोगरा को ब्रिटिश ने जो है कश्मीर बेच दिया, क्योंकि पंजाब की एनेक्सेशन थी, पंजाब का पार्ट था कश्मीर। जब चला गया तो कश्मीर का पार्ट गुलाब सिंह डोगरा जो कि लॉयल था ब्रिटिश से, उसको जो है उन्होंने बेच दिया। जब 1947 के अंदर पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस हुई तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे एक्सेशन का इशू आया। एक्सेशन का मतलब है कि क्या आपने इंडिया के साथ जाना है या आपने पाकिस्तान के साथ जाना है। अब इस केस के अंदर डिसाइड करने के लिए एक रूल आया। वो रूल ये था कि जो प्रिंसली स्टेट्स होंगी, प्रिंसली स्टेट्स यहाँ के नवाब, यहाँ के प्रिंसेस होते हैं, जैसे आपका भावलपुर हो गया, जैसे आपका हैदराबाद, अभी जूनागढ़ की हम बात करेंगे, तो उसके अंदर ये आपका एक इशू जो है क्रिएट हुआ कि प्रिंसली स्टेट्स को किस तरह से लेके चलना। प्रिंसली स्टेट्स के अंदर जो सबसे पहली चीज़ थी वो ये थी कि बाकी जगहों पे जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान के साथ, जहाँ नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी है वो इंडिया के साथ। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनमें ये होगा कि जो नवाब होगा वहाँ का, वो उसको ऑप्शन दी जाएगी कि वो चूज़ करे पाकिस्तान के बीच में और इंडिया के बीच में। ठीक हो गया। अब इस केस के अंदर जो इशू क्रिएट हुआ वो ये था कि कश्मीर का जो आपका नवाब, जो आपका रूलर था, वो राजा हरी सिंह था उस टाइम पे। हरी सिंह ने उस टाइम के ऊपर जो हमने यहाँ लिखा है, हरी सिंह ने चूज किया कि उसने इंडिया के साथ एक्सेशन करनी है, लेकिन उधर की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो मुसलमान थी। अब मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्योंकि मुसलमान थी तो उन्होंने रिवॉल्ट शुरू किया, उन्होंने प्रॉपर प्रेशर डालना शुरू किया कि हमने इस टाइम पे पाकिस्तान के साथ पार्ट बनना है। तो वो एक इशू क्रिएट हो गया। लेकिन ये इशू सिर्फ कश्मीर में नहीं था, ये इशू हैदराबाद और जूनागढ़ में भी था, क्योंकि इन दोनों जगहों पर जो हैदराबाद है वो लाई करता है आपका अराउंड इन द सेंटर और जूनागढ़ आपका लाई करता है बोथ ऑफ दीज प्लेसेस। इधर क्या हुआ कि जो नवाब था वो मुसलमान था और जो अवाम थी वो नॉन मुस्लिम्स थी, तो दोनों में कन्वर्स ऑपोजिट कश्मीर का चल रहा था। तो अभी हम देखते हैं कि क्या हुआ। तो कश्मीर के केस में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हुई वो ये हुआ कि इस टाइम में हरी सिंह ने डिसाइड किया कि उसने इंडिया के साथ आना है और उसने एक लेटर जो है वो भेजा लॉर्ड माउंटबैटन को, जिसको कहते हैं लेटर ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसके हिसाब से उसने कहा कि मैं कश्मीर का ये हिस्सा इंडिया की तरफ जो है एक्सीड करता हूँ, इंडिया की तरफ में हम जो है आते हैं। लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझने वाला इंस्ट्रूमेंट है वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस के अंदर लॉर्ड माउंटबैटन ने, जो कि उस टाइम गवर्नर जनरल थे आपके इंडिया के, उन्होंने इस टाइम पे कहा कि कश्मीर एक्सीड कर रहा है हमारे पास, बट इट इज सब्जेक्ट टू कि जैसे स्टेबिलिटी रिस्टोर हो जाती है इस रीजन में तो द फेट ऑफ कश्मीरीज वुड बी डिसाइडेड बाय द प्लेबिसाइड और द विल ऑफ कश्मीरीज। प्लेबिसाइड क्या होती है? प्लेबिसाइड एक रेफरेंडम की तरह होता है, जो एक सवाल होता है। रेफरेंडम में तो यस और नो होता है, प्लेबिसाइड पे क्वेश्चन दिया जाता है कि पाकिस्तान या इंडिया। अभी हम प्लेबिसाइड की बात करेंगे, लेकिन इन्होंने इस पे क्या बात की कि हमने एक प्लेबिसाइड कराना है कि हमने इंडिया की तरफ आना है कि पाकिस्तान की तरफ आना है। ठीक है। अब हैदराबाद और जूनागढ़ में इसी साइड के ऊपर क्या हो रहा था, तो इस टाइम के ऊपर हैदराबाद और जूनागढ़ में भी सिमिलर इशू क्रिएट हो गया था, लेकिन दोनों जगहों पे जो इंडियन जो फोर्स थी
उनकी पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स, उन्होंने कोर्स कहते हैं प्रेशराइज किया हैदराबाद और जूनागढ़ को कि उन्होंने वो इंडिया का एक पार्ट बन जाए। ठीक हो गया, और वो इंडिया का पार्ट ही बन गए। तो इससे इंडियन जो आपका स्टांस है वो वीक हो जाता है। कभी भी आप करो कि हैदराबाद और जूनागढ़ में सिमिलर इशू के अंदर उन्होंने क्या किया, बट इशू क्या लाई करता था कि वो दोनों के दोनों जो हैं वो इंडिया के जो है सेंटर में लाई करते थे और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं था। हावेवर कश्मीर के अंदर पाकिस्तान, इंडिया और ऊपर चाइना का भी एक इशू था। ठीक हो गया। उसके बाद जो है यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन आई, रेजोल्यूशन नंबर 47, रेजोल्यूशन नंबर 1142। आपकी दोनों के दोनों ने क्या बात की, प्लेबिसाइट कराना बहुत जरूरी है। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन के ये बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन पे हमेशा बात होती है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब है अपना फेट, अपनी जिंदगी में किस तरह से गवर्न होता है वो हम खुद डिसाइड करेंगे। ठीक हो गया। इस प्लेबिसाइट के और जो रोल ऑफ यूएन है, इसको इंडिया ने एक्सप्लिसिटली कराची एग्रीमेंट के अंदर, जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों मिलकर बैठे तो उन्होंने भी इस बात को रीइटरेट किया, दोबारा बात की कराची एग्रीमेंट के अंदर कि कश्मीर का जो इशू है वो उसका सोल्यूशन मल्टीलैटरल या फिर जो है उसका यूएन का जो रोल है उसको कहा कि उसके साथ ही उसकी रेजोल्यूशंस के हिसाब से ही उसको रिजॉल्व करना चाहिए। तो ये पाकिस्तान का आज भी ये है। हाउएवर हुआ क्या कि शिमला एग्रीमेंट जो 1971 के अंदर जब पाकिस्तान जो है वो जंग हारा, बांग्लादेश का इलाका सेपरेट हो गया, बहुत सारे जो हमारे मिलिट्री के प्रिजनर्स, वॉर प्रिजनर्स हैं, वो आपके रखे गए जो है इंडिया के अंदर। तो जुल्फकार अली भुट्टो की जब उधर बात हुई तो उसके अंदर पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया कि जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कश्मीर का है वो बायलैटरल है। इसका मतलब है कि इंडिया और पाकिस्तान ही रिजॉल्व करेंगे इसको। ये इशू एंड तक रहा क्योंकि आज भी इंडिया कहता है कि ये एक बायलैटरल इशू है एज पर द शिमला एग्रीमेंट। तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों मिलकर करें और यूएन का कोई काम नहीं है। हावेवर पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान कहता है कि मल्टीलैटरल है क्योंकि इन्होंने कराची एग्रीमेंट में किया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है इसके ऊपर, और जो है वो रेजोल्यूशन फॉलो करना इंटरनेशनल लॉ का एक जरूरी अहम जो है हिस्सा है। तो इस वजह से जो है ये एक इशू क्रिएट होता रहा मल्टीलैटरल और बायलैटरल के ऊपर। सिमिलरली जो इशू हमने हैदराबाद और जूनागढ़ वाली बात की तो वो भी एक हमने अभी इस्टेब्लिश कर लिया। ये इशू कारगिल वॉर में, सियाचिन वॉर में, दोनों साइडों के अंदर आपका री इमर्ज करता रहा, दोबारा आता रहा। ये इशू जो है इसने स्पीड पकड़ी या ये ज्यादा जो है, इससे पहले जो है ना इसके अंदर पाकिस्तान की एलेज्ड, हमेशा एलेज्ड कहना है कि इल्ज़ाम ये है कि एलेज्ड प्रॉक्सीज थी पाकिस्तान की, जैसे जो आपका कहा जाता है आपका मुल्ला मसूद, जो आपका मसूद अजहर है, हाफिज सईद है, उनको आप डायरेक्टली ना भी नेम करो, लेकिन बात यह है कि नॉन स्टेट एक्टर्स, एक एलिगेशन है कि पाकिस्तान इधर से मुजाहिदीन करके उनको भेजता है कश्मीर के अंदर, और ये बात पे इंडिया जो है इसको रीइटरेट करता है इंटरनेशनल उसके अंदर कि टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान ने, टेररिस्ट आउटफिट्स पाकिस्तान के अंदर हैं जो इंडिया के अंदर हालात को ख़राब करते हैं। ये शायद या शायद नहीं, सिचुएशन पहले तो रेलेवेंट थी, लेकिन बुरहान वानी के जो मार्टिडम है, उसकी शहादत है, उसके बाद ये इशू में एक बहुत बड़ा चेंज आया और ये हो गई इंडिजिनस यूथ लेड मूवमेंट। ये बहुत ज़रूरी है। इंडिजिनस का मतलब है कि जो खुद वहाँ से इमर्ज की, कश्मीरी यूथ जो है उसके अंदर से इमर्ज की। पाकिस्तान का ताल्लुक एक्सटर्नल फैक्टर्स जब तक चल रहे थे तब तक हमारा केस वीक था। अब कश्मीरी खुद खड़ा हो रहा है और अब ये आर्टिकल 370 के बाद तो उनकी वो जो प्रो इंडिया पार्टीज थी, प्रो डेमोक्रेसी, प्रो यूनियन पार्टीज थी, वो भी सारी इनके खिलाफ हो गई। महबूबा मुफ्ती वगैरह आपके जो है वो उनके खिलाफ हो गए। ठीक हो गया। तो वो एक मसला क्रिएट हो गया। अब हम बात करते हैं कि इश्यूज हैं क्या कश्मीर के। देखो, आपको सवाल जो आएगा वो उसमें हमने बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन के अंदर आपने बता देना है। हो सकता है बैकग्राउंड पे अब तो दोबारा सवाल नहीं आएगा, इंट्रोडक्शन में बताना है, लेकिन बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है इन इश्यूज को समझने के लिए। ठीक हो गया। इश्यूज क्या है ये आपके सवाल के अंदर आएगा, इश्यूज और सोल्यूशंस। कश्मीर इशू का मसला क्या है? पहला मसला आप देखो कि लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। आपने रेजोल्यूशंस अभी पीछे देखी, रेजोल्यूशन क्या कहती है कि
प्लेबिसाइट होना चाहिए। प्लेबिसाइट के उनसे उनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट उनको मिलना चाहिए। अब सवाल ये है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट दे दिया, प्लेबिसाइट से दे दिया, अच्छा कि अब प्लेबिसाइट कराएं कैसे? ये सबसे बड़ा मसला है। कौन से एरिया होंगे प्लेबिसाइट के? सबसे पहला इशू, इंडिया कहता है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया है वो भी कश्मीर की जो प्रिंसली स्टेट थी हरी सिंह के टाइम की, उसका एक पार्ट होता था। तो कोई भी प्लेबिसाइट होगा तो उसको गिलगित बल्तिस्तान में भी कराना चाहिए और उसको आज़ाद कश्मीर में भी कराना है और उसको जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उस सारे एरिया में। पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड कहता है कि जीबी वगैरह ये अब सेपरेट है, सिर्फ आज़ाद कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर जो है उसके अंदर होना चाहिए। पहला इशू प्लेबिसाइट का, चलो प्लेबिसाइट करा ली, अब कैसे करानी है? दूसरा इशू, कौन कराएगा इसको? दोनों जगहों के अंदर मेजर फौजों का, मिलिट्री की जो है ना एक पेनिट्रेशन है। इस टाइम के अंदर कौन है जो एक फ्री एंड फेयर जो है आपको वो करवा सकता है? तो ये भी एक आपका इशू हो गया। तो हम इसको कहते हैं कि यूएन इसको करवा सकता है, वो हम सोल्यूशंस पे बात करेंगे, लेकिन ये एक और इशू आ गया। ठीक हो गया। तीसरा इशू आपका ऑप्शन क्या देनी है? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हमेशा ये बात चलती रही है कि क्या ऑप्शन, इंडिया या पाकिस्तान होगी या फिर एक इंडिपेंडेंट स्टेट होगा। अब इंडिया कहता है कि इंडिपेंडेंट स्टेट भी दो अगर आप प्लेबिसाइट करवाते हो। वैसे तो मानता ही नहीं है, लेकिन अगर कराते हो तो हो। पाकिस्तान इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं मानता, क्योंकि वो मुसलमान जो कि इंडिया या पाकिस्तान में हमेशा पाकिस्तान को प्रेफर करेंगे। अगर इंडिपेंडेंट स्टेट आ गई तो हमारा वो जो वोट है वो टूट जाएगा। अगला इशू, तो ये दूसरा इशू हो गया। तीसरा इशू है आर्टिकल 370 का, जो आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्टिकल 370 एक स्पेशल स्टेटस देता है कश्मीर को कि कश्मीर एक डिफरेंट सेट ऑफ रूल से एक ऑटोनमस तरीके से जो है वो चलेगा, जहां जो है ऑब्वियसली जैसे आपका आजाद कश्मीर है जिसको एक वो उधर का सदर अलग है, प्राइम मिनिस्टर अलग है, अलग रूल्स है, अलग पार्लियामेंट है, उधर भी स्पेशल स्टेटस है। इस स्पेशल स्टेटस के होने का मकसद है कि वो अपना हिस्सा नहीं मानते, लेकिन जो है वो उसको एक स्पेशल स्टेटस के हिसाब से रखते हैं। कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म होने से सबसे बड़ा मसला इस मसले पे भी आएगा कि डेमोग्राफिक चेंजेस, के अब लोग वहां जाके रह सकते हैं, वहां जमीन खरीद सकते हैं, वहां काम कर सकते हैं, शादियां कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जिसकी वजह से होगा क्या कि बहुत ज्यादा हिंदू या नॉन मुस्लिम जो आपकी इंसर्जेंस है कि उनकी इंसर्जेंस या उनकी एंट्रेंस वो बहुत सारे कश्मीर में आने लग जाएंगे और आपकी जो मुस्लिम उधर की पॉपुलेशन है जिस स्ट्रेंथ के ऊपर हम इलेक्शन, प्लेबिसाइट सब कुछ करवाएंगे वो कम हो जाएगी। ठीक हो गया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि अब वो बंदे आएंगे। आर्टिकल 370 से ये भी एक इशू हुआ स्पेशल स्टेटस का। दूसरी ये बात है कि अब उधर जो है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो उनका जो भी जो है वो तो चले, उनका पहले भी नहीं चीफ मिनिस्टर होता था, बट नेवरदलेस उसके पास पावर्स थी, अब वो पावर्स कम हो गई। और ये एक सिंबॉलिक जेस्चर था जो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है बहुत बड़ी। ठीक हो गया कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी जिस पर सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस है, आप कैसे यूनिलैटरली, आपने खुद का बायलैटरल है तो फिर आप उस पर फैसले यूनिलैटरली क्यों ले रहे हैं? और पाकिस्तान अब जो है ये सेम नहीं करना चाह रहा। पाकिस्तान ने जीबी को आज तक स्टेटस नहीं दिया, क्योंकि अगर हम देते तो हम एक रीजनल प्रेसिडेंट सेट कर देते, जिसके ऊपर जो है इंडिया भी यही काम करता फिर बाद में। ठीक हो गया। तो अब इंडिया ने कर दिया, हम नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हमने किया तो हम वैलिडेट कर देंगे, हम उनकी बात को मान लेंगे कि तुम अपना पार्ट रखो, हम अपना रखते हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जिसमें आपने पैलेट गन्स देखी, आपने ब्लाइंड करना उनको देखा, जो उनको बांध के लेके जाते हैं, जो उनको जो है मुजालिम होते हैं, जो मार पड़ती है, उनको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं मिलती, ये सारी बातें हमने लिखी हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं मिलती, फ्रीडम ऑफ असेंबली नहीं मिलती, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन हमारी भी देती है उधर भी देती है। तो वो ह्यूमन राइट्स जो है वो उनको नहीं मिल रहे। एक और इशू ये कि आपको जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो कि पॉलिटिकल राइट है, ये भी तो एक ह्यूमन राइट है, तो पॉलिटिकल राइट्स भी उनको नहीं मिलते। ठीक है। एक हैवी प्रेजेंस ऑफ मिलिट्री है वहाँ, ये भी एक इशू है कि उसकी वजह से आप जो है आपका चलना फिरना घूमना हर चीज़, और आपके साथ जो जिस तरह के रूल्स होते हैं, जो कानून लगते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो उधर जो इश्यूज आते हैं, आपकी क्रिमिनल उसके जो इश्यूज आते हैं, वो आपके एक बड़ा मसला बन जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद इंडिफरेंस है, इंटरनेशनल कम्युनिटी इस मामले की तरफ जा ही नहीं रही, उसके ऊपर काम नहीं करी, क्योंकि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इंडिया के साथ। इंडिया
इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी और उसके ऊपर जो है उनका एक इशू है। सिमिलरली डिस्पैरिटी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, जो उधर सड़कें, स्कूल, बाकी चीज़ें बनी हैं। हालांकि मोदी ने यही कहा कि हमने ख़त्म किया उसी लिए, बट द पॉइंट इज कि इतने अरसे से, इतने सालों से उधर नहीं दिया। उधर की यूथ जो है, जब तक यूथ को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और उसको इधर से ये डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन से ग्रीवेंस चैनल करने का तरीका नहीं मिलेगा, तो यूथ के अंदर एक गुस्सा बनेगा और एक रेवोल्यूशन होगी। उनके रिलीजियस राइट्स, उनके इस्लामिक राइट्स, उनको ईद पे नहीं निकलने दिया, वो सारा कुछ जो है एक मसला है। और सबसे बड़ा मसला है रेटोरिक का। रेटोरिक ये है कि हमने एक नेशनलिस्ट रेटोरिक जो है शुरू कर लिया है इंडिया के अंदर। हिंदुत्व आइडियोलॉजी और नेशनलिस्ट रेटोरिक के जो है वो कहते हैं अटूट अंग है हमारा। हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जब तक ये दोनों इतनी बात को आगे ले गए हैं कि अब हम आपस में पॉलिटिकल डायलॉग ही नहीं कर सकते, ठीक हो क्या, तो वो ही खत्म हो गया। और कोई भी अगर कश्मीर पे कोई फैसला करेगा तो ऑटोमेटिकली वो अपने एक मसले की तरफ चला जाएगा, सारे को लेके अपने मुल्क के हिसाब से। तो आर्टिकल 370 जिन्होंने देखना है तो ये है आर्टिकल 370, जो कि स्पेशल स्टेटस देता है कश्मीर को, जो कि बाकी जगहों से बड़ा डिफरेंट है। इसके इम्पैक्ट ऑब्वियसली ये कैसस बेलाई फॉर न्यूक्लियर वॉरफेयर की जंग हो सकती है, न्यूक्लियर जंग हो सकती है, लैक ऑफ इकोनॉमिक लिंकेजेस जैसे हमने पहले बात की है, ठीक हो गया। दो न्यूक्लियर मुल्क हैं, आपस में लड़ाई हो जाएगी, डिसइल्यूजनमेंट, उधर की लोकल पॉपुलेशन डीमोरलाइज हो चुकी है, उधर जो है ग्रोइंग वॉर मॉन्गरिंग हो रही है कि उधर जो है जंगों का सेंटिमेंट एक बन रहा है कि जंग ज्यादा से ज्यादा वो जो है वो कहीं लग ना जाए। प्रोलिफरेशन ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग, दोनों मुल्क पैसा लगाए जा रहे हैं फौज को बढ़ाने में, जो कि डेवलपमेंट के अंदर इस टाइम लगना चाहिए था। क्लीवेजेस अमंग मुस्लिम एलाइज के, उनके अंदर भी जो मुस्लिम एलाइज है और जो बाहर के मुल्कों में मलेशिया हो गया, सऊदी अरब हो गया, एक इशू क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से लड़ाई है। और एवेन्यूज फॉर टेररिस्ट आउटफिट्स के, इसके अंदर एक एवेन्यूज क्रिएट हो रहे हैं जिससे उनके अंदर जो है इंडिजिनस भी आ रही है और हमारे से भी बंदा जाएगा, दोनों तरफ से कंट्रोल नहीं हो सकेगा और टेररिज्म जो है वो इस रीजन के अंदर ओवरऑल बढ़ जाएगी। तो ये हो गए इफेक्ट्स जो कि कश्मीर इशू के हैं, और भी आप इसमें चीजें लिख सकते हैं। लास्टली हम बात करते हैं कि रिकमेंडेशंस अब क्या हो सकती हैं कश्मीर की। देखो, रिकमेंडेशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ जो मुशर्रफ के 4 पॉइंट एजेंडा है, वो चारों के चारों पॉइंट्स जो हैं वो आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं। एक तो उसने ये बात कही थी, और सिर्फ उसके 4 पॉइंट नहीं, वो जनरली भी अप्लाई करते हैं। एक उसने कहा कि सबसे पहले मिलिट्री प्रेजेंस को उधर कम करो, उधर से मिलिट्री को बाहर निकालो। दूसरी बात कि इंक्रीज करो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को और बॉर्डर मूवमेंट को। कश्मीर का एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा दोनों के आपस में लिंकेजेस हैं, दोनों के आपस में जो है एक एवेन्यूज है कि वो मिले और आपस में कम हो। उसके बाद जो है आपका ये है कि एक हॉल्ट आए ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में। अभी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही है, जो मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है, उन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता रोका जाए, ठीक हो क्या, और उनको ख़त्म किया जाए। उसके बाद एक सीज फायर हो LOC के ऊपर, और जो ये LOC में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, ये भी एक इशू है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, तो उसको भी जो है एड्रेस किया जाए और उसको भी रोका जाए, ठीक हो क्या। और जो है आर्टिकल 370 रिज्यूम किया जाए, उनको स्पेशल स्टेटस दिया जाए ताकि एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वो चीज़ हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका हमेशा से और सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो यही है कि एक प्लेबिसाइट कराओ। प्लेबिसाइट कहाँ होगा, वो आपस में एग्री करो कि किधर होगा। GB में होना तो नहीं चाहिए, बट नेवरदलेस वी नीड टू एग्री विद देम। दूसरी बात कि वो कौन कराएगा, यूनाइटेड नेशंस उसको कंडक्ट कर सकता है। यूनाइटेड नेशंस का स्पेशल विंग है इंडिया और पाकिस्तान के इस कश्मीर के डिस्प्यूट के लिए, तो वो करवा सकता है। तीसरी चीज़ कि मिलिट्री प्रेजेंस कम हो और इधर जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी एक अपना रोल ले, जिसके थ्रू जो है वो काम हो सकता है। डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन दो कश्मीरियों को, फ्री इलेक्शन करो ताकि जो उनके नुमाइंदे हैं वो ऊपर आए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, अस्पताल, ये चीज़ें उधर बनाने की कोशिश करो। उसके बाद रोल ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी के, इंटरनेशनल कम्युनिटी अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इनको सारों को मिलना बड़ा ज़रूरी है, जिसके ऊपर इमरान खान ने जाके अपनी स्पीच वगैरह की और लोगों को करने की कोशिश की ताकि वो इसके अंदर आए और आपस में दो मुल्कों की न्यूक्लियर वॉर को रोकने की कोशिश करें। उसके बाद स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए कि जो इनकी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। डेमोग्राफी क्या है, कितने बंदे हिंदू, मुसलमान, यंग,
ओल्ड, उसको जो है उसकी जो चेंजेस हैं उसको रोकने की कोशिश करें, वरना तो प्लेबिसाइट एंड में हो ही नहीं सकेगा कभी आपका। और ये परसेप्शन भी पाकिस्तान भी ख़त्म करे कि हमारी साइड से जो है यहाँ वो जाते हैं, आपके टेररिस्ट जो है वो आउटफिट से जाते हैं और टेररिस्ट जो है वो आपके वहाँ जाके अटैक कर सकते हैं या उधर की सिचुएशन को आपके ख़राब कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कश्मीर के इशू के ऊपर इस तरह करें। अब आपको जो सवाल आएगा आपने उसके अंदर इश्यूज बताने हैं, डायरेक्टली ज़्यादा इश्यूज भी हो सकते हैं, तो इम्पैक्ट ABCDEFG करके आपने इश्यूज बताने और सोल्यूशंस बतानी। हमने काफ़ी सोल्यूशंस डिस्कस की, हमने इम्पैक्ट्स डिस्कस किए उसके, हमने कॉजेज डिस्कस किए उसकी, और कश्मीर इशू को ओवरऑल किया। बहुत सारी चीज़ें अब इसमें नई होंगी, आपका काम है कि आप डॉन को पढ़ते रहो और कोई अच्छा इसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंट इसके ऊपर चीज़ होती है जैसे अभी रिसेंटली हो रही है तो उसके ऊपर जो है आप उसको ऐड करो और उसको इम्प्रूव करो उस हिसाब से। जैसे डिवीजन हो रही है लद्दाख वाली कश्मीर के साथ, तो ज़रूर उसको भी फॉलो करो और देखो कि इनके क्या इम्पैक्ट्स होंगे। ठीक है, थैंक यू।